हेलो गाइस, कैसे हैं? सो माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम और एक पार्ट लेकर आए हैं और आपको पता है कि ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हम लोग और एक पार्ट लेकर आए हैं। अगर आप मेरे ये सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक बात चीज पता चल रही है कि वी आर मेकिंग सीरीज ऑफ वीडियोस। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक चीज को खत्म कर रहे हैं। ये वाले वीडियो में हम लोग डिलीवरी ऑफ गुड्स पर फोकस करेंगे। मतलब एक गुड्स की डिलीवरी रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। डिलीवरी के रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे। ये वीडियो आपको सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 41 तक सारी बातें क्लियर करेगा। सारी चीजें आपको इसके अंदर पता चल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें तुरंत शुरू करते हैं। आई जस्ट होप कि आपने इसके पहले के सारे वीडियोस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के देखे हैं। मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी वीडियो का जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, उसको ना तोड़ें, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड। हर चीज लिंक्ड है। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई विल रेकमेंड कि आप पहले हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, आप उसमें जाकर पहले जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और उसी के बाद इस वाले वीडियो को देखें। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ डिलीवरी ऑफ गुड्स। नाउ इतनी बात समझना है कि पहले तो डेफिनेशन, डिलीवरी की डेफिनेशन क्या है। तो डिलीवरी की डेफिनेशन कहती है वॉलेंट्री, मतलब खुद से, जोर जबरदस्ती नहीं है। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ओनरशिप और पोजेशन ये दोनों ही चीजें सेम नहीं है, ये दोनों चीजें अलग है। ओनरशिप का ट्रांसफर होना और पोजेशन का ट्रांसफर होना इज डिफरेंट थिंग्स। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप गुड्स के ओनर बन गए, फिर पोजेशन मिला हो या ना मिला हो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी हुई है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो है उस गुड्स के ओनर बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ओनर डिसाइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप या पोजेशन? ओनरशिप। क्लियर है? पोजेशन का मतलब है, जैसे अगर मैं क्लास में खड़ा हूं और मैंने किसी स्टूडेंट को बोला क्या मुझे आप आपकी पेन देंगे, अब उसने मुझे पेन दी, वॉलेंटरी दी, और वो पेन का पोजेशन अब मेरे पास है, तो क्या पेन मेरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो हम कितने सारे लोगों से गुड्स लेते हैं और कुछ समय बाद उन्हें फिर दे देते हैं। तो ये तो सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? क्या नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी का मतलब खुद से, हम किसी से जानबूझ से छीन ले उसकी परमिशन के बिना और वो चीज हमारे पास आ जाए तो उसे डिलीवरी नहीं कहते। डिलीवरी का मतलब है सामने वाला अपनी इच्छा से आपकी कोई चीज आपको दे तो हम उसे कहेंगे वॉलेंट्री पोजेशन। क्लियर है? श्योर? अब अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने इसीलिए लिखा है इफ द पोजेशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स, अनफेयर आप समझ सकते हैं, कोर्शन, आपने उस पर फोर्सफुली उससे चीज खरीदी तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिलीवरी, फिर उसे डिलीवरी नहीं कहेंगे। डिलीवरी का तो मतलब है अपनी इच्छा अनुसार सामने वाले ने वो चीज आपको दी। अब सेलर का और बायर का क्या ड्यूटी है? तो पहला और सिंपल, बहुत सिंपल, सेलर का ड्यूटी क्या है? गुड्स को डिलीवर करना। और बायर की ड्यूटी क्या है? उसे एक्सेप्ट कर कर पे करना। ये एक सिंपल और एक बेसिक चीज है जो दिमाग में आपके फीड होनी चाहिए कि सेलर की ड्यूटी और बायर की ड्यूटी क्या है। सेलर की ड्यूटी है कि सही समय पर गुड्स को डिलीवर कर देना, और बायर की क्या ड्यूटी है? बायर की ड्यूटी है कि उसको एक्सेप्ट करना और उस चीज जो आपने खरीदी है
उसका पेमेंट कर देना एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी बायर सेलर के बीच में तय हुआ होगा उसके हिसाब से सेलर ने डिलीवर करना है और बायर ने उसका पोजीशन लेना है और उसके पैसे बराबर से पे करने हैं। क्लियर ना? अगर कुछ ना बोला हो तो पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट रहेगी। कॉन्करेंट का मतलब क्या? एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से डिलीवरी लो। समझ में आ रहा है? तो वो कह रहे हैं डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट। मैं फिर से एक बार यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब अगर बायर और सेलर में डिसाइड हुआ है, जहां पर बायर ने कहा मैं आज गुड्स लेके जाऊंगा, आपको 4 दिन बाद पैसा दूंगा, तो देन इट इज ओके। बट अगर कुछ ना बोला हो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है ये एक हाथ से पैसे देना, दूसरे हाथ से डिलीवरी लेना, ये कॉन्करेंट रहेगा, मतलब ये सेम टाइम पे रहेगा। सो द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन एंड द बायर शुड टेक इट फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्राइस। क्लियर है? तो यहां पर मुझे ये स्लाइड में 3 पॉइंट समझ में आए, ए बी सी। ए पॉइंट कहता है डिलीवरी का मतलब अपनी इच्छा से किसी को गुड्स देना। बी पॉइंट कहता है ऐसे तो सिंपल टर्म्स में सेलर का ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना, बायर का ड्यूटी है पैसे पे कर कर एक्सेप्ट करना। और अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो, कुछ अलग से डिसाइड ना हुआ हो, तो पेमेंट और डिलीवरी हमेशा साथ में होगा, कॉन्करेंट होगा, सेम टाइम पर होगा। एक हाथ से पैसे देना है, दूसरे हाथ से डिलीवरी लेना है। क्लियर? श्योर? ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर इसीलिए यहां पे लिखा है द बायर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे इन एक्सचेंज फॉर पोजेशन। दैट आई हैव एक्सप्लेन। नाउ What are the rules regarding delivery of goods? मतलब सेक्शन 33 से लेकर 41 हम इतने सारे पॉइंट्स को समझेंगे। डिलीवरी के रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो चलिए 1 बाय 1 सेक्शन 33 से लेके 41 ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारा शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो डिलीवरी। सो यहां पर क्या कहा गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेट मी ब्रिंग द होल पॉइंट्स ऑन द स्लाइड फर्स्ट। सो यहां पर ये कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री देन इट शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। मतलब अगर बायर और सेलर ने कुछ ऐसा डिस्कस किया हो कि गुड्स है ना आप मेरे को यहां पर दे देंगे ना, तो मैं मान लूंगा कि डिलीवरी हो गई। जरूरी नहीं है फिर वो उसके ऑफिस प्लेस हो या अपना रेसिडेंशियल हो। अगर बायर और सेलर ने कुछ ऐसी चीज डिसाइड की है कि तू ऐसा करने से डिलीवरी कंसिडर हो जाएगी, तो हो जाएगा। या तो फिर विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर और द पर्सन ऑथोराइज्ड। मतलब ऐसा कुछ करना कि एक तो बायर के पोजीशन में गुड्स आ जाए या तो फिर बायर के कोई ऑथोराइज पर्सन के हाथ में गुड्स आ जाए। ऐसा भी अगर कुछ सेलर ने किया तो भी उसको डिलीवरी मान ली जाएगी। मतलब अब 2 चीजें हो गई, एक तो बायर और सेलर ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि ऐसा होगा तो डिलीवरी होगी, या तो फिर क्वेश्चन कहता है, सेक्शन कहता है कि ऐसा सेलर ने कुछ करना जिससे एक तो बायर को या उसके ऑथोराइज पर्सन के हाथ में गुड्स आ जाए, उसके हाथ में पोजीशन आ जाए, तो हम मान लेंगे कि डिलीवरी हो गई। क्लियर? नाउ इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या? पार्ट डिलीवरी का मतलब मैंने 100 किलो का ऑर्डर दिया था, आप मुझे 50 किलो ही दे रहे हो, पार्ट डिलीवरी हो गई। ये पार्ट डिलीवरी क्यों हुई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रूल कहता है अ डिलीवरी ऑफ पार्ट इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, but the delivery of part with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder। अब ये पूरे पॉइंट को मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले देखो इधर, अच्छी तरह से समझना है ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर मैं हूं बायर, ठीक है, और यहां पर है सेलर, और सेलर की ये शॉप है, सेलर की ये शॉप है, और शॉप में
एंड यहां पर लेट अस से मैंने जो गुड्स उससे खरीदे दे आर लॉट ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। अब उसके पास एक छोटा सा, सॉरी फॉर द ड्राइंग, एक ऑटो है, लोडिंग रिक्शा जिसे हम कहेंगे, और उसने मुझे कहा कि मैं थोड़े थोड़े बॉक्सेस मतलब पार्ट डिलीवर करूंगा, बिकॉज लेट अस से मेरे पास जो है वो एक साथ पूरा गुड्स आपको डिलीवर करने की कॉन्स्टेंट है, डिलीवरी इश्यूज हैं। मेरे पास एक छोटा सा ऑटो है, तो मैं उस ऑटो में पार्ट पार्ट डिलीवर करूंगा। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल पहले एक बार जब उसने गुड्स भेजे तो मैंने जो येलो में हाईलाइट किया है उतने ही भेजे। अब यहां पर पार्ट डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। अब जबकि पार्ट डिलीवरी हो गई उसके बाद हमारे कुछ इश्यूज हो गए, कुछ झगड़े हो गए। तो सेलर ने कहा कि जो रिमेनिंग गुड्स है अब मैं वो नहीं दूंगा और आप मुझसे वो नहीं ले सकते बिकॉज उसकी ओनरशिप या उसकी डिलीवरी जो है वो आपके पास नहीं है। तो यहां पर हमारा सेक्शन काम में आता है और सेक्शन ये कहता है कि भले ही आपने पार्ट डिलीवरी करी हो बट इट इज कंसिडर्ड एज इफ यू हैव गिवन द होल डिलीवरी। भले ही आपने पार्ट डिलीवर किया हो लेकिन हम लॉ जो है, एक्ट जो है वो ऐसा मान के चलेगा कि यहां पर आपने पूरा का पूरा गुड्स डिलीवर कर दिया है और अब आप कुछ गुड्स को डिलीवर करके बाकी के गुड्स को रोक नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि द रिमेनिंग गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड। आपने भले ही पार्ट डिलीवर किया हो बट आपका पूरा गुड्स डिलीवर हो गया है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा और सेलर ओब्लाइज्ड है बाकी का भी गुड्स आपको देने के लिए। लेकिन यही सेम एग्जाम्पल में अगर बायर और सेलर ने पहले से ही डिसाइड किया हो कि ये पूरे गुड्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एज सुन एज यू डिलीवर मी 1 पार्ट आई विल पे यू 1/4 अमाउंट ऑफ द बिल। जैसे जैसे आप मुझे 1/4 पार्ट देंगे मैं भी आपको 1/4 पेमेंट करूंगा। अब यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला है ना कि पार्ट डिलीवर होगा तो पार्ट पेमेंट होगा, पार्ट डिलीवर होगा तो पार्ट पेमेंट होगा, तो फिर ऐसे वक्त पे पार्ट डिलीवरी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज होल डिलीवरी। फिर यहां पर पार्ट डिलीवरी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज होल डिलीवरी। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर यही सेक्शन कह रहा है कि जस्ट बिकॉज कि आपने पार्ट ऑफ गुड्स डिलीवर किया है इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ यू हैव डिलीवर्ड द होल गुड्स। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ही था कि अपन एक काम करेंगे पार्ट डिलीवर करेंगे और पार्ट पैसे देंगे, इसका मतलब योर इंटेंशन वॉज टू सेवियर द पार्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द रिमेनिंग, तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड इन द सेम फैशन। श्योर अबाउट दिस। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। इसका मतलब यह है कि सेलर नहीं बोलेगा कि मैं डिलीवर करता हूं, बायर हैज टू अप्लाई का मतलब है बायर को सेलर को इन्फॉर्म करना है कि अब डिलीवर करो। आई बात समझ में? बायर को सेलर को ये बोलना है कि डिलीवर ऑन दिस डेट, डिलीवर एट दिस प्लेस। इट इज द बायर हु हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। सेलर जो है अपने आप खुद नहीं डिलीवर करेगा, आप बायर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली सेलर काम करेगा। इज दिस क्लियर? श्योर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहां पर अब प्लेस ऑफ डिलीवरी की बात हो रही है, ठीक है, प्लेस और टाइम की इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो रूल कहता है इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजेशन और फॉर द सेलर टू सेंड हिम। दिस इज द क्वेश्चन विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो ये तो क्लियर है कि एक तो सेलर बायर के जगह पर पहुंचाए या बायर सेलर के प्लेस पर आकर डिलीवरी ले, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि सेलर बोलेगा मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं या तो बायर कहेगा नहीं मैं ही आपके शॉप से लेके जाऊंगा। दैट इज अ कॉल, दैट इज अ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द सेलर एंड बायर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ ना बोला हो तो हम इम्प्लाइड क्या समझे? तो रूल कहता है गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस जहां पर वो थे एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब अगर कुछ ना बोला हो तो ऐसा मान के चलेंगे कि जो गुड्स आपने बेचे हैं जब आप बेच रहे थे वो गुड्स कहां थे, हाँ, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी। या अगर आपने एग्री किया है बेचने का, एग्री किया है मतलब आपने बेचा नहीं है, गुड्स तैयार नहीं है, एग्री किया है बेचने का, तो रूल कहता है जब ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ था तब गुड्स किधर थे,
वो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा। और अगर गुड्स को बनाना भी शुरू नहीं किया है तो रूल कहता है जहां आपके गुड्स बनते हैं, जहां आपके गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी बाय डिफॉल्ट रहेगा। ये तो हमें भी मालूम है कि आज कंपटीशन का जमाना है, इसीलिए सेलर ही जहां पर भी गुड्स हो, सेलर हमें पूरी सर्विस देता है कि आप कोई गुड्स हम आपके घर तक या आपके ऑफिस तक पहुंचा देंगे। बट एक्ट में हम अगर लॉ को पढ़े तो लॉ ऐसा कहता है कि जब आप गुड्स बेचते हो, बाय डिफॉल्ट जहां पर गुड्स हैं जब आप बेच रहे हो, वो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा। अगर आपने बेचने का प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया है, तो उस वक्त पर गुड्स कहां थे, वो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा। और अगर गुड्स अभी बने ही नहीं हैं तो गुड्स जहां पर बनने वाले हैं, जहां पर आपके गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी रहेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अगर मैं टाइम ऑफ डिलीवरी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टाइम ऑफ डिलीवरी की बात करूं तो प्लीज अंडरस्टैंड द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स बट देयर इज नो टाइम फिक्स। इसका मतलब क्या समझ में आया? टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि इधर टाइम इंपॉर्टेंट है, जब तक बायर टाइम इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पे ही डिलीवर करना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कहता। टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रूल सिर्फ इतना कहता है, सेलर ने रीजनेबल समय में गुड्स को डिलीवर कर देना चाहिए। समझ में आया? श्योर अबाउट दिस? तो बाय डिफॉल्ट टाइम विल नॉट बिकम द एसेंस, बस सेलर ने इतना मेक श्योर करना है कि वो रीजनेबल समय में जो गुड्स है वो बायर तक पहुंचा दे। नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट इज गुड्स इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब इसका मतलब क्या कि भैया देखिए, सेलर ये है, बायर ये है, और टाइम इनके लिए अभी एक ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब ये सेलर के बिहाफ पर गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास है, गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास है। अब गुड्स को सेलर ने बायर को बेच दिया, लेकिन गुड्स सेलर के पास है या थर्ड पार्टी के पास? थर्ड पार्टी के पास। तो रूल कहता है इट इज द थर्ड पार्टी विच हैज टू इन्फॉर्म द बायर कि नाउ आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। आप समझ रहे हैं? थर्ड पार्टी को बायर को कॉल करके बोलना है कि पहले मैं ये गुड्स सेलर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, बट नाउ दैट आई नो कि आप इस गुड्स के ओनर बन चुके हैं, नाउ आई एम होल्डिंग दिस गुड्स ऑन योर बिहाफ। द टाइम द थर्ड पार्टी इन्फॉर्म्स द बायर, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ बायर के पोजीशन में गुड्स आ गया। तो यहां पे देखिए क्लियर कह रहा है, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल थर्ड पार्टी acknowledges the buyer that he holds the goods on his behalf। जब तक थर्ड पार्टी बायर को कॉल कर कर ये नहीं बताती कि अब गुड्स जो है आई एम होल्डिंग इट ऑन योर बिहाफ, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिलीवरी। श्योर? ये हमने डिस्कस कर लिया। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? इट शुड बी डन एंड द रीजनेबल। व्हाट इज रीजनेबल? अरे इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का खर्चा कौन बेयर करेगा? अब अगेन ये तो बायर और सेलर डिसाइड करेगा, लेकिन अगर कुछ ना बोला हो तो याद रखिए डिलीवरी का खर्चा सेलर ही बेयर करता है। डिलीवरी का खर्चा सेलर बेयर करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से लिखा है तो फिर वो फॉलो करो, बट अगर कुछ ना बोला हो तो इट इज द सेलर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, अब सेलर ने रॉन्ग क्वांटिटी जो है वो डिलीवर कर दी, सेलर ने रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी। तो अब ऐसे समय में रॉन्ग का मतलब क्या? पहला हो सकता है उसने लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड भेजा। लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड मतलब मैंने 100 किलोज का ऑर्डर दिया था, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 किलोज ही भेजे, तो ये तो लेस हो गया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? लेस कॉन्सेप्ट, मतलब जितना बोला उससे कम भेजा। तो रूल कहता है एक ऑप्शन है बायर पूरा रिजेक्ट कर दे, बायर बोल दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो 100 किलोज बोला था, यू गेव ओनली 70 किलोज, सो आई एम रिजेक्टिंग इट। या तो फिर बायर एक्सेप्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से उसको पे कर दे, ये उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है।
आई होप आपको समझ में आया। मतलब एक तो 70 किलोज ले लो और जो रेट आपका डिसाइड हुआ था वो 70 किलोज के हिसाब से ही पे करना, या तो फिर आप पूरा भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सा केस हो गया? लेस देन व्हाट वाज ऑर्डर्ड फॉर, जितना बोला उससे कम दिया। अब और एक केस है एक्सेस वाला। एक्सेस वाला मतलब क्या? जितना बोला था उससे ज्यादा दे दिया। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने 100 किलोज का ऑर्डर दे दिया था और सामने वाली पार्टी ने 150 किलोज भेज दिए। तो अब मैं क्या करूं? रूल कहता है आपके पास एक ऑप्शन है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट। ये एक फर्स्ट हो गया। मतलब क्या कि मैं 100 किलोज रखूं और 50 किलो फिर से रिटर्न कर दूं, क्योंकि मैंने तो 100 किलो ही मांगा था ना। या तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है, पूरा रिजेक्ट कर दो। पूरा रिजेक्ट कर दो भाई, नहीं चाहिए आपको, हमने 100 बोला था, आपने 150 क्यों भेजा? या तो थर्ड, आप पूरा का पूरा 150 किलो रख दो और फिर कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से दे दो। मतलब आप समझ गए होंगे कि इधर जब कोई आपको जितना बोला था उससे कम बेचता है तो यू हैव 2 ऑप्शंस, लेकिन जब आपको कोई जितना आपको बोला था उससे ज्यादा बेचता है तो देन यू हैव 3 ऑप्शंस, एक्सेप्ट पूरा, रिजेक्ट पूरा, या थर्ड जितना बोला था उतना रखो बाकी का रिजेक्ट करो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में नेक्स्ट है कि आपको जो क्वालिटी चाहिए थी सामने वाले ने वो उससे खराब क्वालिटी या कोई अलग क्वालिटी के गुड्स आपको बेचे। तो देखिए यहाँ पे even the buyer was he contracted to sell mixed goods of different description which was not included in the contract। मतलब मैंने एक पर्टिकुलर क्वालिटी के गुड्स ऑर्डर किए थे, उसने उसके साथ दूसरी क्वालिटी के गुड्स भी दे दिए। तो रूल कहता है यू आइदर एक्सेप्ट और यू कैन रिजेक्ट द होल। श्योर अबाउट दिस? The provisions are subject to any usage of trade agreement or the course of dealing between the parties। Yes, so normal circumstances में कैसे चलता है, या कोई अगर आपने स्पेशल एग्रीमेंट किया है या नॉर्मली 2 पार्टीज में डील क्या हुई थी, फिर आप उसके ऑब्वियसली दैट विल आल्सो बी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट इज द अल्टीमेट कोर्स ऑफ एक्शन दैट द बायर हैज। बट अगर ऐसा कुछ ना बोला हो, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कोई यूसेज ऑफ ट्रेड नहीं है, स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है, ये जो 2 पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके कोई यूजुअल ट्रेड नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर ट्रेडिंग, तो जैसे हमने ऊपर बात की आप वो वाला फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। अब इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज का मतलब है कि आपने सामने वाले को कहा कि मेरे को थोड़ा गुड्स देना, मैं तेरे को थोड़ा पैसा देगा। सो जब तक ना बोला हो तब तक तो आप इंस्टॉलमेंट में लाइबल नहीं है डिलीवर लेने के लिए। तो यहां पर रूल कहता है द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मतलब अगर हमारी सेलर के साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी कि इंस्टॉलमेंट में गुड्स मिलेंगे तो देन यू आर नॉट बाउंड टू टेक, बिकॉज आपकी बात हुई थी कि पूरा का पूरा मिलना। ये क्या है इंस्टॉलमेंट में? The rights and liabilities in case of delivery by installments and payment obviously will be decided by the parties of contract। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जब मेरी क्लास फर्स्ट टाइम शुरू की थी तो आई हैड ऑर्डर्ड 100 फर्नीचर्स, बेंच, टेबल्स, राइट, एंड आई हैड टू गो समवेयर आउट ऑफ स्टेशन, और मैं 4 डेज बाद आने वाला था और उसी दिन मेरा नया बैच शुरू होने वाला था। ठीक है, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे 100 फर्नीचर्स आप देना, आज से 4 डेज के बाद आई विल कम एंड मेरा उसी दिन बैच शुरू होने वाला है, सो मुझे मेरे 100 फर्नीचर्स मिल जाने चाहिए। द कंसर्न पर्सन एग्री। अब जब मैं आया ऑन द डे ऑफ अराइवल ही गेव मी ओनली 10 फर्नीचर्स एंड उसने मुझे क्या बोला, सर आप ये 10 फर्नीचर रखिए, ये मैं आपको आज दे रहा हूं और मैं आपको ऐसे रोज 10-10 फर्नीचर देते जाऊंगा, जैसा जैसा बन जाएगा मैं वैसा वैसा दे दूंगा आपको, 10 दिन में आपका पूरा ऑर्डर दे दूंगा। अब मुझे बताइए, एम आई लाइबल फॉर दिस? नो, द करेक्ट आंसर इज नो। मैंने ऐसा बोला था कि मुझे इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी चाहिए? नहीं, मैंने क्या बोला था, मुझे एक साथ 100 फर्नीचर्स चाहिए। देन व्हाई द कंसर्न पर्सन इज गिविंग मी 10 फर्नीचर्स डेली? सो रूल सेज अनलेस यू हैव नॉट एग्रीड विद द सेलर, इफ द सेलर ट्राइज टू सेल यू इन इंस्टॉलमेंट्स यू आर नॉट बाउंड टू टेक दैट, बिकॉज हमारी इंस्टॉलमेंट की तो बात ही नहीं हुई थी। श्योर अबाउट दिस? अब ये डिलीवर टू कैरियर, डिलीवर टू कैरियर का मतलब क्या हो सकता है? सेलर ने डायरेक्ट बायर के हाथ में गुड्स ना दिए हो, लेकिन बायर का कोई ट्रांसपोर्ट एजेंट उसको दिया हो। ठीक है, सेलर ने बायर को ना दिया लेकिन
बायर के ट्रांसपोर्ट एजेंट को दिया है। तो रूल कहता है इवन इफ यू गिव टू द कैरियर ऑफ द बायर इट इज डीम्ड एज इफ आपने बायर को दे दिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन इज प्राइमा फेसी डीम्ड एज इफ यू हैव डिलीवर्ड टू द बायर, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्ट एजेंट को देना या बायर को देना एक ही बात है। अगर आपने उसके ट्रांसपोर्ट एजेंट को दिया है तो इट विल बी डीम्ड एज इफ आपने उसके बायर को दिया है। श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट, डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। इसका मतलब क्या? अब होता है ऐसा कि ट्रांजिट के दौरान जब गुड्स समझ लीजिए ट्रक से जा रहे हैं तो गुड्स में कुछ डैमेज हो जाता है। यस, अब ऐसे वक्त पे अगर डिटोरिएशन कुछ हो जाता है तो इसको कौन बेयर करेगा? तो रूल कहता है बाय डिफॉल्ट इट इज द बायर हु विल बेयर दिस कॉस्ट। इट इज द बायर हु विल बेयर दिस कॉस्ट। सो यहां पर व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, मतलब जहां पर गुड्स हैं और जहां पर बायर डिलीवरी मांग रहा है, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। तो सेलर उसको क्लियर बोल दिया था कि सर आप अगर आप इतना दूर मंगवाओगे तो हो सकता है कि आपके गुड्स जो है वो बीच में ही डिटोरिएट हो जाए, बीच में ही पेरिशेबल हो जाए या कुछ खराब हो जाए। तो रूल कहता है ऐसा इंसिडेंटल कुछ अगर डिटोरिएशन, पेरिशेबल कमोडिटी है, खराब हो जाती है, तो रूल कहता है इट इज द बायर हु विल बेयर इट। तो यहां पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। पी ने क्यू को कुछ आयरन रॉड्स भेजे जो उसको एक वेसल से भेजना था, मतलब बाय सी भेजना था, और वो बायर के पास पहुंचने से पहले रस्टेड हो गए, जंग लग गया। The rust of rod was minimal and it will not affect its merchantable quality, but then still the deterioration happened. तो अब ये कौन बेयर करे? P जो कि एक सेलर है कि Q जो कि एक बायर है? तो रूल कहता है it was the Q who is bound to accept the goods. अब जो भी लॉस है वो बायर बेयर करेगा। तो क्लियर हो गया आपको कि लॉ कहता है कि अगर ऐसा बहुत दूर कोई गुड्स अगर हमें भेजने हैं और अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट कोई इशू होता है तो इट इज द बायर हु विल बेयर द कॉस्ट। श्योर अबाउट दिस। द नेक्स्ट इज बायर्स राइट टू एग्जामिन गुड्स। अब ये बायर्स राइट टू एग्जामिन गुड्स का मतलब होता है कि आप जब बायर को डिलीवरी देते हो तो ऐसा नहीं है कि बस डिलीवरी दे दिया और हमें हमारे पैसे दे दो। बायर के पास समय होना चाहिए कि जैसे ही गुड्स डिलीवर हो उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले गुड्स चेक करने का कि भाई जैसे हमने सेलर को बोला था क्या सेलर ने वैसे ही गुड्स हमें दिए, क्या कुछ इशू तो नहीं है ना, ये आपको चेक करना है। तो बायर के पास अगर ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर ही इज नॉट बाउंड टू टेक। एक हमने एग्जांपल लेते थे, हम जब क्लास लेते थे, एक ट्रेन है, ठीक है, और सॉरी अगेन फॉर माय ड्राइंग। तो ये ट्रेन है और बायर जो है वो ट्रेन से कहीं जा रहा था और एक पर्टिकुलर स्टेशन पर सेलर को आके गुड्स देने थे, ठीक है, टाइम भी दे रखा था। ट्रेन जो है वो टाइम पर थी, 9:15 PM का टाइम दिया था। अब ट्रेन जो है वो 20 मिनट्स वेट करती है, तो बायर ने क्लियर कहा था कि आप स्टेशन पर आइए, मुझे गुड्स डिलीवर कीजिए एंड आई विल पे यू। अब ट्रेन जो है, सेलर जो है वो लेट पहुंचा और ट्रेन निकलने में सिर्फ 1 मिनट बची थी, हॉर्न बज चुका था और ट्रेन जो है स्लाइड चालू हो गई चलना, और अचानक से सेलर भागते भागते आया और उसने बायर के हाथ में ये गुड्स दे दिए और बोला ये लो जल्दी मुझे पैसे दो। अब मुझे बताइए क्या बायर इज लाइबल टू टेक द डिलीवरी, इज लाइबल टू पे? नॉट एट ऑल, बिकॉज बायर के पास रीजनेबली इंस्पेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं है। तो वो कैसे ये गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है? वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज उसके पास एग्जामिन करने का, इंस्पेक्ट करने का रीजनेबल टाइम नहीं था। तो रूल कहता है हमेशा याद रखें सेलर को बायर को डिलीवरी देते वक्त रीजनेबल टाइम ऑफ इंस्पेक्शन देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब एक बार जब बायर के पास गुड्स आ जाए तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? बायर सेलर को कैसे बता सकता है कि भैया हमने को गुड्स मिल गए और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं? तो एक, वो उसे इंटीमेट कर दे, मतलब सेलर को किसी माध्यम से बता दे कि मैंने आपके गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। हो सकता है व्हाट्सएप, हो सकता है कॉल, हो सकता है ईमेल। सेकंड, वो कुछ ऐसा करे विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप, मतलब ऐसा कुछ कर दे जो एक ओनर ही कर सकता है, जैसे उस गुड्स को तोड़ देना, फाड़ देना, खा लेना, किसी और को बेच देना, गिरवी रख लेना, ये सब अधिकार जो है वो एक ओनर को ही होते हैं। तो अगर बायर ने ऐसा कुछ कर दिया जो एक ओनर ही कर सकता है,
तो ऑब्वियसली सेलर ये मान लेगा ना कि ये गुड्स जो है उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं और अब वो उसका पेमेंट करेगा। या तो फिर वो बायर जो है गुड्स को रिटेन करता है इवन आफ्टर रीजनेबल टाइम। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स के लिए कोई गिफ्ट लेने गए एक शॉप में। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉप खरीदा, शर्ट खरीदा, व्हाटएवर, और आपने उस दुकानदार को कहा कि देखिए मेरा फ्रेंड का बर्थडे है एंड आई विल बी गिफ्टिंग दिस, और अगर उसको पसंद नहीं आया तो 3 days के अंदर वी विल रिटर्न इट, बट ऑब्वियसली विल टेक समथिंग डिफरेंट एंड द शॉपकीपर ऑल्सो एग्रीड। आप समझ लीजिए कि 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। मुझे बताइए, नाउ इज द सेलर लायबल टू टेक बैक? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज रीजनेबल टाइम चला गया है, 1 महीना हो गया है, तो ये मान के चल लेंगे कि बायर ने अब वो चीज जो है वो रख ली है, अब वो चीज वो फिर से नहीं लेकर आएगा, एंड द सेलर इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू टेक बैक दैट पर्टिकुलर गुड्स। श्योर। अब ये एक पॉइंट को समझ लीजिए, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि ये क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा फैमिली डॉक्टर है, राइट, ऐसा हमारा एक फैमिली फ्रूट सेलर है। आप हंसेंगे इस कॉन्सेप्ट को सुनकर, बट इट इज फैक्ट। ठीक है, तो बहुत बड़ा फ्रूट शॉप है। तो मेरी मॉम हमेशा क्या करती है, उसको डेली फ्रूट्स का ऑर्डर दे देती है जो भी सीजनल है, और वो हमारे घर पर डिलीवर करता है। ठीक है, वो हमारे घर पे डिलीवर कर देता है। सो मेरी मॉम सिर्फ जाकर शॉप में जाके कहती है कि ये इतना, ये इतना, ये इतना, और विद इन एन आवर और सो वंस माय मॉम कम्स होम, द कंसर्न पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप कम्स एंड डिलीवर द फ्रूट्स। अब हुआ क्या, इट वॉज अ समर सीजन एंड यू नो समर सीजन द किंग फ्रूट मैंगो, तो मैंगोज आए थे। तो एक दिन उस शॉपकीपर के कंसर्न पर्सन हमारे घर पर आया और उसने 10 किलोज ऑफ मैंगो दे दिए और कहा कि हमारे मालिक ने कहा है आप इसे टेस्ट कीजिए, अच्छे हैं, और आप इसे रख लीजिए, इट इज गुड, इट वॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज दैट वी गॉट। सो हमें पता है कि हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स है जो हमसे फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो हमने आपको 10 किलो जो है तो हमारे सर ने कहा है कि आप रख लीजिए, ऐसा उसने मेरी मॉम को कहा। अब हमें तो चाहिए ही नहीं थे, हमने तो ऑर्डर ही नहीं किए थे, फिर भी वो जबरदस्ती हमें 10 किलो या 10 डजन जो भी है मैंगोज देकर चला गया। अब मेरी मॉम ने ऑर्डर नहीं किया था, एग्रीड, बट स्टिल उसने 10 किलो मैंगोज हमारे घर पर रख दिए। तो ऐसे वक्त रूल कहता है बायर विल रिजेक्ट द गुड्स, वी विल रिजेक्ट, बिकॉज हमने मांगा ही नहीं, आप खुद ही होशियार बनकर आपने हमें दिया, यू एक्टेड ओवर स्मार्ट एंड came and delivered, whereas we never intended to buy. So rule says buyer will refuse it, that is confirmed. The buyer will refuse and it has a right to do so, but buyer is not bound to return the rejected goods. Are you getting this? मतलब मेरी मॉम ने उसको सिर्फ कॉल करके बोल दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, नो डाउट आपने अच्छा सोचा कि अच्छे मैंगोज है वगैरह, और आपने खुद से दे दिए हमारे बोलने के बिना, बट हमें नहीं चाहिए, तो वी हैव द राइट टू रिजेक्ट इट, बट वी आर नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। मतलब हम वो 10 किलो लेकर जाएं और फिर से उसकी फ्रूट शॉप पर जाकर डिलीवर करें, बिल्कुल भी नहीं। आवर ओनली जॉब इज टू इंटीमेट द कंसर्न पर्सन दैट वी हैव रिजेक्टेड द गुड्स, इट इज द सेलर हु विल कम बैक एंड टेक द गुड्स बैक। आई होप यू गॉट दिस। सो यहां पर अगर आप देखेंगे क्लियरली, ये देखिए, it is only sufficient that you intimate the seller that you have refused to accept him. हमने सिर्फ refuse किया है और हमने ये उसको intimate भी कर दिया। अब हमारा काम नहीं है उसको जाके रिटर्न करना, सेलर खुद लेके जाए, हमारा तो काम है सिर्फ उसको बताना कि हमें ये गुड्स नहीं चाहिए, हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, liability of buyer for neglecting or refusing the delivery। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है, बायर जो है वो निग्लेक्ट कर रहा है, वो डिलीवरी लेने से इनकार कर रहा है, तो इस ऐसे वक्त पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर, मतलब सेलर गुड्स देने के लिए तो तैयार है, वो आप उसके गुड्स भी तैयार है और वो डिलीवर करने के लिए भी तैयार है, एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, वो बायर को कह रहा है कि आप ले लीजिए, बट बायर विद इन रीजनेबल टाइम डिलीवरी ही नहीं लिया,
he is liable to seller for any loss of such neglect or refusal, and he will also be liable to pay for reasonable expenses for the care and custody of goods. सही है ना? सेलर ने आपको इन्फॉर्म किया आपका गुड्स तैयार है, प्लीज लेके जाओ. अब बायर लेके ही नहीं जा रहा, सेलर कितने समय तक उसको संभालेगा? तो रूल कहता है ऐसे वक्त पे बायर ना कि सिर्फ गुड्स की प्राइस के लिए लायबल होगा, बट ये जो उसने इंटेंशनली डिले किया, उस डिले में अगर सेलर को उसके गुड्स को संभालने का कुछ खर्च लगा है तो इवन दैट शुड बी रीइंबर्स्ड बाय द बायर. Provided further that nothing in this section will affect the rights of seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to repudiation of कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्वियसली ये हम लोग अभी फोर्थ पार्ट में देखेंगे. आगे वाला पार्ट जो रहेगा हमारा अनपेड सेलर, उसमें हम देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही रेप्यूडिएट हो जाता है, रेप्यूडिएट मतलब सेलर और बायर ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसमें उसके क्या अधिकार है, उसमें हम आगे देखेंगे. इंटरेस्ट भी हम ले सकते हैं, चार्जेस भी ले सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं. देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम ये पॉइंट को देखेंगे. बट इतना आपको समझना है कि अगर बायर रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है डिलीवर लेने में, तो ना कि हम सिर्फ गुड्स का खर्चा, बट उसको संभालने का, वो कस्टडी में अगर सेलर को कोई संभालने का खर्चा लगा है तो इवन दैट कैन बी क्लेम फ्रॉम द बायर. श्योर अबाउट दिस. तो यहां पर हमारा डिलीवरी वाला पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स खत्म होता है. आई गेव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स बीच बीच में जहां पर भी रिक्वायर्ड. आई होप आपको डिलीवरी के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. एक बार अगर मैं फिर से आपको बता दूं, ये निग्लेक्ट का था. इसके पहले हमने देखा कि बायर सेलर को एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी कैसे बताएगा, कौन से वे से बता सकता है. फिर हमने सोचा कि ट्रांजिट के दौरान अगर गुड्स डिटोरिएट होते हैं तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा. फिर उसके बाद हमने देखा कि बायर के पास एक रीजनेबल राइट तो होना ही चाहिए एक इंस्पेक्ट करने का. फिर हमने देखा कि जब तक बात ना हुई हो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेना, बायर इज नॉट, बायर के पास अधिकार है कि वो रिजेक्ट करे क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी के लिए बोला ही नहीं था. फिर हमने ये देखा कि डिलीवरी टू कैरियर मींस डिलीवरी टू बायर. फिर हमने देखा कि रॉन्ग क्वांटिटी और रॉन्ग क्वालिटी रहा तो क्या करना, जहां पर हम पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, जितना बोला था उतना ले सकते हैं या तो पूरा ले सकते हैं, एंड सो फोर्थ. फिर हमने देखा था थर्ड पार्टी के अगर पोजीशन में हो तो ये थर्ड पार्टी बायर को इन्फॉर्म करेगी, रीजनेबल समय में अप्लाई करना है. डिलीवरी का एक्सपेंस सेलर बेयर करेगा जब तक कुछ दूसरी बात ना बोली गई हो. प्लेस ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ डिलीवरी में हमने देखा कि टाइम इज नॉट द एसेंस बट प्लेस ऑफ डिलीवरी विद द प्लेस वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, और अगर जहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है अगर वो गुड्स जहां पर थे वो प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा, या तो अगर गुड्स बने ही नहीं है तो वो जहां पर बनते हैं वो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा. उसके बाद हमने देखा कि डिलीवरी का डेफिनेशन, पार्ट डिलीवरी कब होल्ड डिलीवरी होगा और पार्ट डिलीवरी कब होल्ड डिलीवरी नहीं होगा उसके बारे में देखा. एंड इट इज द बायर हु हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, नॉट द सेलर. तो इसमें हमने ये पूरे चार्ट में जितने भी पॉइंट्स थे सारे को कवर किया है अच्छी तरह से. आई होप आपको सब समझ में आया. हमने स्टार्ट में डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी देखा था, सेलर और बायर की ड्यूटी देखी, और ये देखा कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोला ना हो पेमेंट और डिलीवरी हमेशा कॉन्करेंट कंडीशन रहेगी. श्योर अबाउट दिस. सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. Hope you like this video. Guys, अगर अच्छा लगा तो please subscribe because that and like with this video because this gives us that motivation to make more and more videos for you. है ना? Thank you very much. Thank you all.